हेलो मेरे 10th क्लास वाले प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू पाथ टू एक्सेलेंस। दिस इज योर पाथ टू एक्सेलेंस फॉर 10th क्लास। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास में हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पुअर पॉपुलेशन के ऊपर, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर। इंडिया और यूरोप दोनों पढ़ेंगे कंपैरिजन में, ताकि कि हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए और हम दोनों के पॉइंट्स को इंटरमिक्स ना करके आए। यही एजेंडा है हमारा कंपैरिजन में पढ़ने का। चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है 19th सेंचुरी के अंदर वर्किंग क्लास के ऊपर प्रिंट का यूरोप में। ठीक है। तो वर्किंग जो क्लास है, जो क्लास काम करती थी फैक्ट्रीज के अंदर या बहुत ज्यादा जिनका बिजी शेड्यूल रहता था, वो क्या पढ़ पाई किताबें यूरोप के अंदर जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया? बिल्कुल पढ़ पाई। उनके लिए खोली गई थी क्या? लेंडिंग लाइब्रेरीज। लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब कि जो उनको किताब उधार पर थोड़े टाइम के लिए दे देगी। अगर आप किताबें परचेज नहीं कर पाते तो लेंडिंग लाइब्रेरी में चले जाइए। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से यूरोप में ऐसी लेंडिंग लाइब्रेरीज को खोल दिया गया ताकि कि ये वर्किंग क्लास वहां जाए और चाहे तो पढ़ सके। लेकिन प्रॉब्लम थी उस टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं होता था, बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे। 19th सेंचुरी के अंदर लेंडिंग लाइब्रेरीज को खोला जाने लग गया था। किसके लिए? एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर जॉब्स वो होती है जो स्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स होती है। तो इन व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए लेंडिंग लाइब्रेरीज को खोला गया। आर्टिशंस, लो मिडिल क्लास पीपल, ये सब इन लेंडिंग लाइब्रेरीज में आते थे। तो आपको यही बात बोलनी है, 17th सेंचुरी से शुरुआत हो गई थी और बहुत सही पॉइंट पर लेंडिंग लाइब्रेरीज पहुंच गई थी 19th सेंचुरी के अंदर, जहां पर व्हाइट कॉलर वर्कर्स आया करते थे, आपके मिडिल क्लास के लोग आया करते थे, आर्टिशियंस पढ़ने आया करते थे। ठीक है। सेल्फ एजुकेटिंग वर्किंग क्लास पीपल रॉट फॉर देमसेल्व्स। और जो खुद से, ये जो वर्किंग क्लास थी, इन्हें कोई पढ़ाता नहीं था, ये खुद से ही पढ़ते थे और ये खुद के लिए ही किताबें लिखा करते थे। ठीक है। बहुत अच्छी बात तो तब होती है जब इनका जो वर्किंग डे है उसका टाइम क्या कर दिया गया। पहले बहुत लंबा उनको टाइम होता था, अब उनकी जल्दी ही काम से छुट्टी हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो पाया, उनको टाइम मिलने लग गया खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद को पढ़ाई करके बेहतर बनाने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए अब उन्हें टाइम मिलने लग गया था। तो वर्किंग डे शॉर्टन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड यानी 1850s के अराउंड से वर्किंग जो टाइम है यूरोप के अंदर कम कर दिया गया, जिसकी वजह से अब एक वर्कर के पास काफी टाइम होता था सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। जो खुद की भावनाएं है वो पढ़ के और लिख कर व्यक्त करने के लिए उसके पास काफी टाइम होने लग गया। और जिस वजह से वर्कर्स ने अब पॉलिटिकल ट्रैक्स यानी जो पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं उन पर भी लिखना शुरू करा और अपनी ऑटोबायोग्राफीज, खुद के ही बारे में भी लिखना शुरू करा, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कैसे 17th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज खुलती है, 19th सेंचुरी में इन्हीं लैंडिंग लाइब्रेरीज का यूज करती है मिडिल क्लास, आर्टिशियंस एंड योर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और खुद के बारे में वो लिखते हैं। और जैसे ही मिड 19th सेंचुरी 1850s के अराउंड जब उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए तो वो ज्यादा से ज्यादा वक्त लाइब्रेरीज में बिताने लग गए, जिसकी वजह से वो खुद के ऊपर सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर पाए। और फिर उन्होंने, इन्हीं वर्कर्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल मुद्दों पर किताबें लिखी और ऑटोबायोग्राफीज लिखी। बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद देखते हैं 19th सेंचुरी के अंदर क्या प्रिंट ने हेल्प करा सिर्फ यूरोप के पुअर पीपल को, या फिर इंडिया में भी पुअर पीपल्स को प्रिंट ने हेल्प करा? बहुत हेल्प करा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि लैंडिंग लाइब्रेरीज यूरोप में होती थी, इसी तरीके से भारत में भी पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाने लग गई थी वर्कर्स के लिए। ठीक है। ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज है इनको कौन बनाते थे? रिच पैट्रॉन्स बनाते थे। मतलब जिन लोगों के पास काफी सारा पैसा है, तो वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, लोगों की आंखों में अच्छी इमेज बनाने के लिए वो इन पब्लिक लाइब्रेरीज को खोलना शुरू कर देते हैं और इन्हीं पब्लिक लाइब्रेरीज का यूज करते हैं वर्कर्स। तो स्मॉल, वेरी चीप स्मॉल बुक्स क्रॉस रोड्स पर बेची जाती थी। मतलब दो क्रॉस रोड्स हैं, वहां पर बहुत सस्ती किताबें बेची जाती थी, पुअर लोग भी उसे इजीली खरीद सकते थे। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज को शहरों और टाउन्स के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया गया था, बना दिया गया था, जिससे कि एक्सेस टू बुक्स तक पहुंचना बहुत आसान हो गया था। ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज है, इसको जो रिच लोकल पैट्रॉन्स है, यानी जो लोकली जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो इन लाइब्रेरीज को बनाया करते थे ताकि कि वो एक्वायर कर सके प्रेस्टीज को, यानी कि वो लोगों की आंखों में अपने लिए एक रिस्पेक्ट गेन कर सके, इसलिए वो बनाते थे।
अब एक वर्कर भारत के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो आपके वर्कर लोअर क्लास के वर्कर होते हैं, देखो दो में डिफरेंस समझना जरूरी है, क्लास और कास्ट के अंदर, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। जब मैं बात करूं कास्ट की, तो हम बात करते हैं जैसे कि हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी कास्ट हैं, ब्राह्मण्स हैं, फिर और कास्ट हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, शूद्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक डिवीजन करा गया है जिसमें ब्राह्मण्स को अपर कास्ट कंसीडर किया जाता है और शूद्र को लोअर कास्ट कंसीडर किया जाता है एज पर आवर इंडियन सिनेरियो, ठीक है। नथिंग पर्सनल, किसी को पर्सनली नहीं कहा जा रहा है, ये हमारे यहाँ पे एक कल्चर चलता है विच इज आई थिंक एंड आई पर्सनली फील इज रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरी जगह क्लास तो हमने देख ली, कास्ट तो हमने देख ली, क्या होता है हम सबको पता है। क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है? जो अमीर लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिच क्लास के लोग हैं, ठीक है। जिनके पास ठीक ठीक पैसा, उन्हें क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास के लोग हैं। जिनके पास कम पैसा होता है उसे हम बोलते हैं लोअर क्लास के लोग, ठीक है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आपको कहीं से ये लगता है कि किसी टाइम पर भारत में कास्ट और क्लास के बीच में कोई लिंक था, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अमीर ही, अच्छी ही अपर ही क्लास के देखने को मिलेंगे, अमीर ही देखने को मिलेंगे। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मोस्टली देखा जाता था कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके पास पैसा भी क्या होता था? कम होता था। तो ऐसा ही एक लिंकेज था किसके बीच में? कास्ट और क्लास के बीच में। ये लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इसमें अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, जैसे कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई आप जाति के नाम पर जो भेदभाव करते हैं, इन्हीं लैंडिंग लाइब्रेरीज, इन्हीं जगहों का यूज करके इन पे किताब लिखते हैं कौन? ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये है आपके ज्योतिबा फूले, इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल करी थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो ये इस पे किताब लिखते हैं लोअर कास्ट के प्रोटेस्ट मूवमेंट से रिलेटेड। किताब का नाम है क्या है? गुलामगिरी। कौन सी किताब लिखी है ज्योतिबा फूले ने? गुलामगिरी, कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनसे गुलामी कराई जाती है। और इसमें इस किताब में वो बताते हैं कैसे इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है कास्ट सिस्टम की वजह से, ये जाति प्रथा की वजह से, ठीक है। सिमिलरली आप एग्जांपल दे सकते हैं B.R. अम्बेडकर और पेरियार, इन्होंने भी बहुत कुछ पावरफुली लिखा है किसके ऊपर? कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी बातें लिखी हैं, ओके। इसके अलावा आपके यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स है, हमने देखा एक ज्योतिबा फूले का एग्जाम्पल था, दूसरा B.R. अम्बेडकर पेरियार का एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल है काशी बाबा कानपुर मिल, ठीक है। कानपुर मिल में काशी बाबा नाम का व्यक्ति काम किया करता था। वो एक किताब लिखता है, इस किताब का नाम है छोटे और बड़े का सवाल। ये किताब लिखी जाती है 1938 के अंदर। बुक नेम इज छोटे और बड़े का सवाल। छोटे और बड़े का सवाल, ये ऐसा नहीं साउंड कर रहा अमीर और गरीब का सवाल है ना, कौन छोटा है बड़ा है, हम आजकल पैसे से तोलते हैं, खैर चीप मेंटेलिटी है, ठीक है। तो छोटे और बड़े का सवाल ये बुक लिखते हैं कौन? काशी बाबा कानपुर मिल के जो थे, ठीक है। इन्होंने इस किताब के अंदर वही दिखाया कि कैसे लिंक है कास्ट और क्लास का, ठीक है। जो छोटी जो कास्ट से बिलोंग करता है भारत के समुदाय के अंदर, उसकी जो क्लास है, यानी जो वो उसके पास पैसा होगा वो भी कम होगा, उसको उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइट, उसको उतना ही ज्यादा शोषण किया जाता है, उसके साथ उतना ही बुरा करते हैं जितनी उसकी लोअर कास्ट होती है। ऐसा ये जो लिंक है, ये जो अन्याय है, इसको इन्होंने अपनी जो किताब है छोटे और बड़े का सवाल, इसके अंदर शो किया। इसी जो ये और भी जो कानपुर मिल के वर्कर थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे वे कानपुर मिल के वर्कर। तो इन सब ने मिलकर, अब जैसे मान लो एक कविता मैंने लिखी, एक किसी और ने लिखी, एक किसी और ने लिखी, अब मैं अपनी एक कविता के लिए एक बुक तो नहीं छाप सकती ना, तो हम सब ने अपनी कविताएं इकट्ठी कर ली, कलेक्ट करके हमने हमने सबका राइटर का जो नेम था, वो किसी एक बंदे का नाम हम लिख नहीं सकते ना, सारे नाम लिख सकते हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं दी है। तो हमने उनका जो पेन नेम है, यानी कि राइटिंग के लिए इन सभी लोगों ने अपना नाम क्या रख लिया? सुदर्शन चक्र। क्या नाम से ये किताब छापी? ऑर्थर का नाम क्या रखा? पोएट का नाम क्या रखा? सुदर्शन चक्र। और इस किताब का नाम क्या रखा? सच्ची कविताएं। तो जो इन कानपुर मिल वर्कर्स ने जो भी अपने साथ अत्याचार सहे, वो सारे कविताओं के माध्यम से एक राइटर के नाम के अंदर उन्होंने अपना ही नाम रख लिया, पेन नेम बोलते हैं इसको, कि जो जिस नाम से आप लिखते हैं किताबें, सुदर्शन चक्र नाम रख के सच्ची कविताएं भी छापी, ठीक है। ये एक पोएम कलेक्शन है, सारी किताबों की कलेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली बैंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, वो भी उनके लिए भी लाइब्रेरीज को सेटअप करते थे कौन? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो आपकी सोसाइटी के अंदर सुधार लेके आना चाहते हैं, वो इस तरीके से किताबों को सेटअप, लाइब्रेरीज को सेटअप किया करते थे। तो ये सारा सिनेरियो देखा कि भाई प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? पुअर और वर्कर लोगों के अंदर, भारत के ऊपर। पहला हमने देखा
चीप बुक्स क्रॉस रोड पे मिलती है, दूसरा हमने देखा पब्लिक लाइब्रेरीज को खुलवाया जाता है। ये पब्लिक लाइब्रेरीज कौन खुलवाते थे? जो अमीर लोग थे, ताकि कि ये नाम कमा सके, लोगों के नजरों में रिस्पेक्ट कमा सके। फिर हमने 4 एग्जाम्पल देखा, एक ज्योतिबा फूले का एग्जाम्पल देखा जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, फिर हमने B.R. अम्बेडकर का और पेरियार जी का एग्जाम्पल देखा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा काशी बाबा जो मिल वर्कर थे, ये छोटे और बड़े का सवालनामा की किताब छापते हैं। और चौथा हमने देखा कि किस तरीके से एक और नई किताब छापते हैं कानपुर के सारे मिल वर्कर्स अपनी अपनी पोएम्स की एक कलेक्शन बना के, जिस किताब का नाम वो रखते हैं सच्ची कविताएं, और लिखते हैं किस नाम से? सुदर्शन चक्र नाम से। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। 19th सेंचुरी के अंदर कैसे, क्या 19th सेंचुरी में जब किताबें बहुत ज्यादा आती हैं तो चिल्ड्रंस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? क्या बच्चों के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट देखने को मिला? तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए इस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन को, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है, 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर कंपलसरी कर दी गई थी। ये भारत के अंदर चिल्ड्रंस का सिनेरियो नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूरोप के अंदर पढ़ना है। तो यूरोप में 19th सेंचुरी में कंपलसरी कर दिया कि भाई बच्चों को तो प्राइमरी एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। अब कंपलसरी कर दोगे तो हर बच्चा जाएगा, और हर बच्चा क्या हो जाएगा? रीडर, यानी पढ़ना शुरू कर देगा। तो अब बच्चों के लिए स्पेशली किताबें लिखो, तो हमने स्कूल टेक्स्ट बुक्स लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हर बच्चा पढ़ रहा है तो हमने उनके लिए क्या लिखना शुरू कर दिया? स्कूल टेक्स्ट बुक्स लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बच्चों के लिए किताबों में क्या लिखोगे? साइंस तो नहीं लिखोगे। ठीक है, तो अलग अलग कुछ एक चिल्ड्रंस प्रेस भी बनने लग गई, मतलब ऐसी पूरी प्रिंटिंग प्रेस जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ही किताबें छापेंगी, ऐसी प्रेसेस भी बनने लग गई थी, जैसा कि फ्रांस के अंदर 1857 के अंदर। और इसमें बहुत फेमस एग्जाम्पल है किसका? ग्रिम ब्रदर्स का। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रिम ब्रदर है। ठीक है, ये ग्रिम ब्रदर की इमेज है। ये दो जो भाई है ग्रिम ब्रदर्स है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या काम करा था बच्चों की किताबों के लिए? इन्होंने ट्रेडिशनल फॉक टेल्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल, जो उनकी वहां की लोकल जितनी भी फॉक टेल्स, जितनी भी कहानियां थी, उन सबको नानी दादी, ठीक है, जितने भी पीजेंट्स है, उन सब से कलेक्ट करा, फिर उन्हें एडिट करा। एडिट मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करा, आजकल के बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई पब्लिशिंग से पहले, और फिर उन्हें पब्लिश कर दिया। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बच्चों की किताबें लिखने के अंदर, ग्रिम ब्रदर्स का। तो ये एग्जाम्पल देना ना भूलें। ठीक है, ओके। क्या बच्चों की किताबों में हम कुछ भी छाप दिया जाया करता था? नहीं, जो भी अनसुटेबल मटेरियल होता था कि भाई जो सही नहीं है एक बच्चे के पढ़ने के लिए, जो वल्गर है, उसकी एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, और ये वल्गर कौन बताते थे? इलीट्स बताते थे, जो इलाइट बड़ी क्लासेस होती थी वो बताते थे कि भाई ये वल्गर है, सही है, नहीं है। तो उस सारी चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता था, उसको बुक से रिमूव कर दिया जाता था, वहां से हटा दिया जाता था। ठीक है, ओके। अब ये जो रूरल फॉक टेल्स, यानी जो गांव की जो कहानियां थी, वो जब छापी जाती थी तो वो नई फॉर्म्स में नए तरीके से छापी जाती थी। ठीक है, तो ओल्ड आपको जो बुक्स है वो देखने को मिलेंगी नए तरीके से जब बच्चों की किताबें छापी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन 19th सेंचुरी ऑन चिल्ड्रंस एंड पुअर पर्सन। ठीक है, पुअर और वर्कर्स के अंदर, भारत और यूरोप दोनों के अंदर। होपफुली आपको समझ आया होगा। पीडीएफ चाहिए अगर आपको इस सारे कंटेंट की, और इससे पहले अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जरूर देखिएगा उसे। इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में टॉपिक्स को लेके समझाया गया है आपको कंपैरेटिव तरीके से। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।